बहुत समय पहले की बात है। विशाल पर्वतों और गहरे जंगलों से घिरे अश्वमेध राज्य पर राजा विक्रम सिंह का शासन था। बुद्धिमान, न्यायप्रिय और वीर, ये तीनों गुण उसके व्यक्तित्व की पहचान थे। लेकिन जितना साहसी वो युद्ध भूमि में था, उतना ही कोमल उसका हृदय रानी रत्नप्रभा के लिए धड़कता था। रत्नप्रभा रूप और गुण की प्रतिमा एक पड़ोसी राज्य की राजकुमारी थी। उनकी शादी को अभी 4 महीने ही हुए थे और समूचे राज्य में उनकी जोड़ी को स्वर्ग से उतरी जोड़ी कहा जाता था। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। शादी के उपरांत राजा को एक दिन पुरातन दस्तावेजों में एक जर्जर नक्शा मिला, जो उनके राज्य के उत्तरी छोर पर बसे एक उजाड़ वीरान महल की ओर इशारा करता था। चंद्रग्रहण महल, ये महल मेरे पूर्वजों का है, सेनापति ने कहा था। लेकिन वर्षों पहले इसे बंद कर दिया गया, जब वहां कुछ अलौकिक घटनाएं होने लगी। राजा विक्रम सिंह को रहस्य आकर्षित करता था। उन्होंने तय किया कि वो महल को पुनः जागृत करेंगे। उसका पुनर्निर्माण, उसकी प्रतिष्ठा फिर से स्थापित की जाएगी। रानी रत्नप्रभा ने इस फैसले का समर्थन किया। अगर वो हमारे पूर्वजों की धरोहर है, तो उसे मिटने नहीं देना चाहिए, रानी ने कहा। महल तक पहुंचने के लिए उन्हें 7 दिन की यात्रा करनी पड़ी। अंतिम 2 दिन गहरे जंगलों से होकर थे, जहां घने पेड़ों से सूरज की रोशनी भी मुश्किल से उतरती थी। रास्ते में उन्हें कई स्थानीय लोगों ने रोका। महाराज, एक वृद्ध महिला ने हाथ जोड़ते हुए कहा, उस महल की दीवारों में चीखें गूंजती है, वहां रुकना मत। राजा मुस्कराए, डरने वाले राज नहीं करते। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब राजा और रानी पहली बार चंद्रग्रहण महल के सामने खड़े हुए। सामने फैला था एक विशाल, भव्य लेकिन उजड़ा हुआ महल। उसकी दीवारों पर बेलें चढ़ी थी, किवाड़ जंग खाए थे और हर कोने से जैसे इतिहास फुसफुसा रहा था। राजा ने आदेश दिया, कल से महल की मरम्मत शुरू होनी चाहिए, हमें यही रहना है। रात को जब पहली बार रानी ने अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांका, तो उन्हें सामने के बाग में कोई सफेद साड़ी में महिला दिखाई दी। वो महिला देर तक वहां खड़ी रही, फिर अचानक गायब हो गई। क्या मैंने सच में देखा? रानी ने खुद से पूछा। अगली सुबह रानी ने इस बारे में राजा को बताया। राजा ने इसे थकान और भ्रम कहकर टाल दिया। लेकिन महल के नौकर चाकरों में सरगोशियां शुरू हो गई थी। वो फिर से जाग गई है, किसी ने धीरे से कहा। शायद उसे इस जन की रानी में कुछ दिखता है। महल के अंदर पहली रात का सन्नाटा कुछ अलग ही था। दीवारों में सीलन थी, पुराने लकड़ी के फर्श पर हर कदम के साथ चरमराहट होती थी और हवा में एक अजीब सी नमी घुली हुई थी, जैसे सदियों से कुछ इंतजार कर रहा हो। राजा विक्रम सिंह थक कर अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे, लेकिन रानी रत्नप्रभा को नींद नहीं आ रही थी। उनके मन में उस सफेद साड़ी वाली स्त्री की छवि बार बार घूम रही थी। मध्यरात्रि के करीब, जब पूरे महल में गहरा सन्नाटा पसरा था, तभी रानी को एक धीमी सी स्त्रीगान सुनाई दी, जैसे कोई स्त्री कोई लोरी गा रही हो। रानी चौंकी। आवाज पास के कमरे से आ रही थी। एक पुराना पुस्तकालय, जिसे बरसों से किसी ने खोला नहीं था। वो धीमे धीमे चलती हुई पुस्तकालय तक पहुंची। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। भीतर एक दिया जल रहा था और सामने एक पुरानी चौकी पर एक औरत बैठी थी, सफेद साड़ी में, लहराते बाल और चेहरा घूंघट में छुपा हुआ। कौन हो तुम? रानी ने साहस जुटाकर पूछा। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस धीरे से गर्दन घुमाई और रानी की तरफ देखा। उसका चेहरा जैसे अधजला हो, एक आंख बाहर को निकली हुई और होठों पर रक्त की पतली रेखा। रानी चीखने वाली थी, लेकिन तभी वो आकृति हवा में घुल गई, जैसे कभी थी ही नहीं। रानी बेहोश होकर गिर पड़ी। अगली सुबह जब राजा को यह पता चला, तो उन्होंने तुरंत सभी सेवकों से पूछताछ की। क्या किसी ने रात को पुस्तकालय में कुछ देखा? सेवक एक दूसरे को देखने लगे। फिर एक बूढ़ी दासी आगे आई। महाराज,
वो जगह पहले भी ऐसे ही हादसे हुए हैं। हमारी परदादी कहा करती थी कि इस महल की दीवारों में एक आत्मा कैद है और वो सिर्फ उसी को दिखती है जिसमें उसका अक्स हो। तुम्हारा मतलब क्या है? राजा ने पूछा। वो आत्मा एक रानी की है, महाराज। रानी आदित्या, जो इस महल की अंतिम रानी थी। कहते हैं कि उसे प्रेम में धोखा मिला और वो उसी पुस्तकालय में आत्महत्या कर बैठी। तब से वो इस महल से जुड़ी हुई है। राजा ने उस बात को अंधविश्वास समझकर दरकिनार किया। लेकिन उस रात फिर कुछ हुआ। इस बार महल का राज दरबार अपने आप खुला। जो कमरा सालों से बंद था, उसका दरवाजा टूटा हुआ मिला। अंदर रखे सारे ताम्रपत्र, हथियार और मूर्तियां इधर उधर बिखरी थी, जैसे किसी ने गुस्से में सब कुछ तहस-नहस कर दिया हो। और दीवार पर खून से लिखा था, मैं लौट आई हूं। ये महल मेरा है। राजा का माथा ठनका। उन्होंने पहरेदारी दोगुनी कर दी और तय किया कि वो महल के इतिहास की पूरी जांच करवाएंगे। इसी दौरान रानी दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। उनके सपनों में वो ही स्त्री बार बार आती और कहती, तुम मेरी कहानी हो, तुम मुझे जानती हो। रानी को खुद से डर लगने लगा था। कभी कभी जब वो शीशे में खुद को देखती तो उन्हें ऐसा लगता कि उन्हें कोई और चेहरा दिख रहा है, एक जला हुआ उदास चेहरा। एक रात जब रानी ने उसी पुस्तकालय में एक पुराना संदूक देखा तो उन्होंने उसे खोलने का निर्णय लिया। संदूक के अंदर एक प्राचीन डायरी मिली, सोने की जिल्द, और उस पर लिखा था, रानी आदित्या की अंतिम वाणी। रानी ने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया और पहली पंक्ति ने ही उनके रोंगटे खड़े कर दिए। जिसने ये डायरी खोली है वही मेरी पुनर्जन्मी छवि है। अब मेरा इंतजार खत्म हुआ। रानी रत्न प्रभा ने कांपते हाथों से रानी आदित्या की डायरी के पहले कुछ पन्ने पलटे। हर शब्द जैसे आत्मा से निकली सिसकी की तरह था। मेरा नाम रानी आदित्या है। ये महल कभी मेरा घर था। मैंने यहां प्रेम किया और मुझे विश्वासघात मिला। अब मैं मर चुकी हूं, बट नॉट गॉन। रत्न प्रभा के माथे पर पसीना छलक आया। ऐसा लग रहा था कि ये शब्द किसी और के नहीं, उसके अपने थे। मानो उसे सब याद आने लगा हो। उसी रात जब वो पुस्तकालय में अकेली बैठी थी तो एक बार फिर वही स्त्री प्रकट हुई, पर इस बार वो डरावनी नहीं थी। उसका चेहरा शांत था, आंखों में पीड़ा। कौन हो तुम? रानी ने फिर पूछा। तुम जानती हो, क्योंकि तुम मैं हो। क्या मतलब? तुम्हें सब याद आ जाएगा जब चांद लाल होगा और मैं तुम्हारे सपनों में पूरी तरह उतर जाऊंगी। तब अगली सुबह रानी ने राजा विक्रम सिंह को सब कुछ बताया। इस बार राजा ने इसे हल्के में नहीं लिया। उन्होंने तत्काल राज्य के इतिहासकार पंडित सोमदत्त को बुलाया। पंडित सोमदत्त ने जब महल की पौराणिक कहानियों को खंगाला तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। महाराज, पंडित ने कहा, चंद्रग्रहण महल का इतिहास जितना भव्य है उतना ही काला भी। कई सौ वर्ष पहले यहां राजा अर्जुन देव और उनकी पत्नी रानी आदित्या का शासन था। रानी आदित्या अनुपम रूपवती थी, लेकिन उनका हृदय एक महायोद्धा सैन्यपाल वीरमित्र की ओर झुक गया। क्या? रानी रत्न प्रभा चौंकी। हाँ रानी जी। जब राजा को शक हुआ, उन्होंने बिना किसी प्रमाण के रानी को कक्षबंदी में डाल दिया और वीरमित्र को मृत्युदंड। पर क्या वो दोषी थे? इतिहासकार मानते हैं कि नहीं, लेकिन राजा के क्रोध के आगे कोई न बोल सका। पंडित ने डायरी के कुछ अंशों की पुष्टि की कि रानी आदित्या ने अपना अंतिम जीवन इसी महल के पुस्तकालय में बिताया जहां उन्होंने आत्महत्या की। लेकिन पंडित ने आगे कहा, कुछ ग्रंथों में उल्लेख है कि उन्होंने एक प्रबल आत्मिक शपथ ली थी। जिसने मेरी सच्चाई को जाना, मैं उसी में पुनर्जन्म लेकर न्याय लूंगी। अब सारे संकेत रानी रत्न प्रभा की ओर थे। उनका चेहरा, उनकी आंखें और आत्मा की गहराई, सब कुछ रानी आदित्या से मिलता था। उस रात रानी को नींद नहीं आई। उन्होंने मंदिर के पास ध्यान लगाया
जहां प्राचीन शिला पर रानी आदित्य की प्रतिमा बनी थी। और तभी उन्हें एक दृश्य दिखाई दिया, एक जीवंत सपना। एक विशाल महल रानी आदित्य को जंजीरों में जकड़ा हुआ, और एक सैनिक जिसका चेहरा धुंधला था, चुपचाप देख रहा था। फिर वही रानी आदित्य रक्तस्नेह वस्त्रों में आत्मा बनकर जमीन से ऊपर उठती है और कहती है, मुझे मेरी सच्चाई चाहिए, मुझे मेरा सम्मान चाहिए, और अगर मुझे वो नहीं मिला तो ये महल किसी को चैन से नहीं रहने देगा। रानी रत्न प्रभा की नींद खुली, लेकिन उनकी सांसें तेज थी, आंखों में आंसू थे। उन्हें अब यकीन हो चला था, वो रानी आदित्य का पुनर्जन्म है। अगली सुबह उन्होंने पंडित सोमदत्त से अनुरोध किया कि वे पुरानी विरासत की तिजोरियां खोलें। वहां रानी आदित्य की असली तस्वीर, पुराने अभिलेख और वीरमित्र के शौर्य प्रमाण पत्र मौजूद थे। एक पत्र मिला वीरमित्र का, जो उन्होंने मृत्यु से पहले लिखा था, मैं निर्दोष हूं, और अगर समय ने मुझे दोषी ठहराया तो सच्चाई एक दिन जरूर सामने आएगी, जब मेरी आदित्य पुनः जन्म लेगी। राजा विक्रम अब भी ये सब पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन रानी के बदलते स्वभाव, उनकी आंखों में आने वाली छवियां और उस आत्मा की नियमित उपस्थिति ने अब हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया था। अब महल में कोई रात शांत नहीं गुजरती थी। कभी कभी मंदिर की घंटियां बिना हवा के बज उठती थी। महल के बड़े दरबार में रात को कदमों की आवाजें आती थी, जबकि दरवाजे बंद होते। और एक रात राजा विक्रम को उनके अपने शयन कक्ष में एक परछाई दिखाई दी। वो वही आत्मा थी, अब स्पष्ट और चेतावनी देती हुई, सुनो विक्रम, रत्न प्रभा मेरी प्रतिछाया है, उसे मेरा सत्य जानना होगा, वरना ये महल और तुम दोनों मिट जाओगे। महल की दीवारों में अब हर रात चीखें गूंजने लगी थी। कभी कोई सेवक गायब हो जाता, कभी कोई मूर्ति अपने आप टूट जाती। मंदिर की अखंड ज्योति भी कई बार अजीब तरह से फड़फड़ाती, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बुझाना चाहती हो। राजा विक्रम सिंह अब असहाय महसूस करने लगे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे अपनी प्रिय रत्न प्रभा को कैसे बचाएं, क्योंकि अब उनकी रानी धीरे धीरे कोई और बनती जा रही थी। रत्न प्रभा अब नियमित रूप से रानी आदित्य की डायरी पढ़ती थी। हर पन्ने के साथ उनके भीतर कुछ जागता, और एक दिन जब उन्होंने आखिरी अध्याय पढ़ा तो उन्हें एक संपूर्ण दृष्टि आई। आज मैं अंतिम निर्णय ले चुकी हूं। अगर कोई मेरे लिए लड़ेगा नहीं तो मैं स्वयं बनूंगी अपना न्याय। मेरी आत्मा इस महल में रहेगी तब तक जब तक मेरी संतान, मेरा रूप, मेरी आत्मा किसी नए शरीर में आकर इस अन्याय का अंत न कर दे। रत्न प्रभा का मन कांप उठा। उस रात सपना नहीं आया, बल्कि रानी आदित्य स्वयं उनके सामने प्रकट हुई। लेकिन इस बार वे आत्मा नहीं थी, वो मांस मज्जा में थी। कंधों पर वही रानी का शाही आंचल, आंखों में गहरी पीड़ा और एक सम्मोहक आभा। मैं तुम्हारे भीतर हूं, रत्न प्रभा, उन्होंने कहा, तुम्हारी रगों में मेरा लहू बहता है। अब समय है कि हम दोनों एक हो जाएं। और तभी शरीर कांपा, मन डोल उठा और रत्न प्रभा एक पल के लिए बेहोश हो गई। जब वे जागी तो आईने में खुद को देखकर सन्न रह गई। चेहरा उनका था, लेकिन दृष्टि, मुद्रा और नजरें सब रानी आदित्य की थी। राजा विक्रम ने जब रत्न प्रभा को देखा तो पल भर को पहचान न सके। वे गंभीर थी, आवाज में एक प्राचीन गूंज थी। महाराज विक्रम, उन्होंने कहा, मुझे अब सब याद है। मैं ही हूं रानी आदित्य, और इस बार मुझे न्याय चाहिए। पर कैसे विश्वास करूं? राजा कांपते स्वर में बोले। रत्न प्रभा या आदित्य ने आगे बढ़कर एक दीवार पर हाथ रखा और एक गुप्त द्वार प्रकट हुआ। वहां एक पुराना संदूक था, जिसे सदियों से किसी ने नहीं छुआ था। इसमें वो प्रमाण है जो तुमने अब तक नहीं देखे। वीरमित्र निर्दोष था, और तुम्हारे पूर्वज ने जो किया उसका भार
अब तुम्हारे कंधों पर है। संदूक में एक पुराना रूमाल मिला जिस पर आदित्य और वीरमित्र के नाम की कढ़ाई थी। साथ ही एक पत्र राजा अर्जुनदेव द्वारा अंतिम समय में लिखा गया पश्चातापत्र। मैंने आदित्य पर विश्वास नहीं किया और शायद वो निर्दोष थी। अब मेरी आत्मा कभी चैन नहीं पाएगी। अब सत्य स्पष्ट था। राजा विक्रम सिंह को अपनी रानी में रानी आदित्य का पुनर्जन्म दिखने लगा। उन्होंने झुककर क्षमा मांगी। मैं तुम्हारा अपराधी नहीं, लेकिन मैं उसका वंशज हूं जिसने तुम्हारा सत्य छीन लिया। बताओ, क्या करूं जिससे तुम्हें शांति मिले? रानी ने अपनी आंखें बंद की और कहा, मुझे मेरा सम्मान चाहिए और वीरमित्र की आत्मा को मुक्ति। तब उन्होंने राज दरबार में सभी को बुलाया। पंडित सोमदत्त के निर्देश में एक विशेष यज्ञ हुआ जिसमें रानी आदित्य की मूर्ति स्थापित की गई और वीरमित्र की प्रतिमा के सामने दिया जलाया गया। रानी ने वही रूमाल, वही पत्र और उनकी प्रेम की अंतिम निशानियां यज्ञ में अर्पित की। और जैसे ही मंत्र समाप्त हुआ, एक तेज हवा चली, दीपक की लौ आकाश की ओर उठी और एक स्त्री व पुरुष की परछाई अग्नि से निकलकर धीरे धीरे आकाश की ओर उठ गई। एक मधुर गान गूंजा, अब मुझे शांति मिली, अब मैं मुक्त हूं। रानी की आंखों से आंसू बह निकले और उनके भीतर की रानी आदित्य अब स्थायी रूप से शांत हो गई थी। अब वे सिर्फ रत्न प्रभा थी, मगर एक नई चेतना और आत्मबल के साथ। महल शांत हो गया, दीवारें फिर कभी नहीं गूंजी। मंदिर की ज्योति स्थिर हो गई। राजा विक्रम और रानी रत्न प्रभा ने उस महल को आदित्य विहार नाम देकर आम जनता के लिए खोल दिया, जहां हर वर्ष प्रेम और न्याय के उत्सव मनाए जाते। हालांकि रानी रत्न प्रभा के भीतर की आत्मा रानी आदित्य अब शांत हो चुकी थी, लेकिन महल पर से पूरी तरह शाप नहीं हटा था। महल की नींव में अब भी कुछ अधूरे कर्मों की छाया बची हुई थी। पंडित सोमदत्त ने चेतावनी दी, महाराज, आत्मा को मुक्ति मिली है, पर भूमि को नहीं। जिस जमीन पर अन्याय हुआ हो, वहां न्याय का अंतिम विधान करना होता है। राजा विक्रम ने पूछा, तो अब क्या करना होगा? पंडित बोले, एक पुराना राजकक्ष है जिसे ताम्र गुहा कहा जाता था। वहां रानी आदित्य और वीरमित्र को बंद किया गया था। वहां अब तक किसी ने प्रवेश नहीं किया। जब तक उस कक्ष को खोला नहीं जाएगा और न्याय का ऐलान नहीं होगा, तब तक ये भूमि संतुलन में नहीं आएगी। अगले दिन एक विशेष अनुष्ठान के साथ ताम्र गुहा के दरवाजे खोले गए। धूल, जाले और बदबू से भरा हुआ ये कक्ष वर्षों से बंद था। दीवारों पर जंजीरें लटकी थी और फर्श पर पुराने खून के धब्बे अब भी जमे हुए थे। लेकिन वहां कुछ और भी था। एक पुराना पिंजरा जिसके भीतर एक मानव कंकाल पड़ा था। पास ही पड़ा था एक लोहे का तलवार का टूटा हुआ फलक जिस पर वीरमित्र नाम खुदा हुआ था। रत्न प्रभा कांप गई। उन्होंने वो कंकाल देखा और उनके मन में किसी बीते जीवन की वेदना हिलोर मारने लगी। यही वो जगह है जहां मेरी आत्मा को बंद किया गया था, उन्होंने धीरे से कहा। राजा विक्रम ने शपथ ली, मैं इस अन्याय का अंत करूंगा। एक विशेष सभा बुलाई गई। पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया गया कि आज से वीरमित्र को देशद्रोही नहीं, बल्कि राज्य के सच्चे रक्षक के रूप में सम्मान दिया जाएगा। दरबार में वीरमित्र की प्रतिमा स्थापित की गई और रानी आदित्य के नाम पर आदित्य ज्योति नामक एक धर्मसभा की स्थापना की गई, जहां अन्याय की शिकार स्त्रियां अपनी बात रख सकती थी। लेकिन जैसे ही ये घोषणा हुई, उसी रात एक अंतिम भयानक घटना घटी। महल में एक गहरी रात के समय भूकंप जैसी गूंज हुई। शयन कक्ष की छत पर पुराने पत्थर गिरने लगे, दीपक अपने आप बुझ गए और फिर एक घना अंधकार छा गया। रत्न प्रभा के समक्ष प्रकट हुई एक आखिरी छाया, पर यह कोई और नहीं बल्कि राजा अर्जुन देव की आत्मा थी। उसने कहा, मुझे शांति नहीं, क्योंकि मेरे वंश ने बहुत देर कर दी, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मेरी अगली पीढ़ी सत्य के मार्ग पर चले।
उसकी आत्मा धीरे धीरे विलीन हो गई। अगली सुबह जब लोग उठे तो उन्होंने देखा कि महल की दीवारों में खुद ब खुद एक नई आकृति उभर आई थी। रानी आदित्य और वीरमित्र की प्रतिमा, जिनके बीच एक दीपक जल रहा था। अब महल शुद्ध हो चुका था, शाप मिट चुका था। राजा विक्रम और रानी रत्न प्रभा ने मिलकर उस भूमि को न्याय का प्रतीक बनाया। महल का एक भाग स्मृति स्थल में बदला गया, जहां प्रतिवर्ष आदित्य उत्सव मनाया जाता, जहां सत्य, प्रेम और नारी सम्मान की रक्षा की शपथ ली जाती। रानी रत्न प्रभा ने इतिहास को फिर से लिखा। रानी आदित्य की सच्ची कहानी, वीरमित्र की बहादुरी और उस प्रेम की जिसे समय ने मिटाने की कोशिश की थी। कहानी वहीं समाप्त होती है जहां न्याय ने अन्याय को हराया, जहां एक आत्मा को शांति मिली और जहां एक रानी ने न केवल अपने अतीत को स्वीकारा बल्कि भविष्य को भी आकार दिया। वर्षों बीत गए, समय बदला, पीढ़ियां बदली, पर आदित्य विहार की दीवारों में वो कहानी अब भी जीवित थी। सिर्फ इतिहास में नहीं, मनुष्यता के हृदय में। राजा विक्रम सिंह और रानी रत्न प्रभा ने न्याय की स्थापना के बाद शेष जीवन जन कल्याण को समर्पित कर दिया। उन्होंने शिक्षा, न्याय और स्त्री शक्तिकरण को प्राथमिकता दी। उनके द्वारा स्थापित आदित्य ज्योति परिषद देश भर में एक आदर्श बनी। रत्न प्रभा ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में एक पुस्तक लिखी, स्मृतियों के पार। रानी आदित्य की आत्मकथा, जो न केवल एक ऐतिहासिक दस्तावेज बनी बल्कि एक चेतना का आह्वान भी। उसमें उन्होंने लिखा, मैं केवल एक रानी नहीं थी, मैं एक चेतना थी जिसे दबाया गया, कुचला गया, पर मिटाया नहीं जा सका। मेरे पुनर्जन्म ने मुझे सिखाया कि इतिहास से भागा नहीं जाता, उसे बदला जाता है, सत्य के बल पर। और यदि तुम सत्य के पक्ष में हो तो समय स्वयं तुम्हारा प्रहरी बन जाता है। राजा विक्रम सिंह की मृत्यु के बाद उनका बड़ा पुत्र राजकुमार अम्यवर्धन गद्दी पर बैठा। उसने भी अपने माता पिता के आदर्शों को आगे बढ़ाया, लेकिन वो सिर्फ एक राजा नहीं था, वो एक कथावाचक भी था। हर वर्ष वो स्वयं रानी आदित्य और वीरमित्र की कथा का मंचन करवाता, ताकि अगली पीढ़ी न भूले कि एक आत्मा को शांति देने के लिए कितना साहस और कितना प्रेम चाहिए होता है। आज कई वर्षों बाद आदित्य विहार एक सांस्कृतिक तीर्थ बन चुका है। लोग यहां आते हैं इतिहास पढ़ने नहीं, अनुभव करने। रानी आदित्य की मूर्ति के समक्ष स्त्रियां दीप जलाकर अपनी आवाज के लिए प्रार्थना करती हैं। वीरमित्र की प्रतिमा पर सैनिक पुष्प चढ़ाकर संकल्प लेते हैं, हम कभी बिना सत्य जाने निर्णय नहीं करेंगे। और हर पूर्णिमा को जब चांद महल के शिखर पर चमकता है तो लोग कहते हैं, उसकी चांदनी में आज भी रानी आदित्य की आत्मा मुस्कुराती है। एक नई पीढ़ी की बालिका अन्विता, जो रानी रत्न प्रभा की परपोती थी, उस मंदिर में खड़ी होकर पूछती है, दादी, क्या आत्माएं सच में लौटती है? दादी मुस्कुराकर कहती है, सच लौटता है बेटा, आत्मा तो बस उसका वाहन है। जब कोई सत्य अधूरा छोड़ जाता है तो वो कभी न कभी किसी न किसी में पूरा होने आता है। और वहीं मंदिर के कोने में एक पुरानी मध्यम आवाज गूंजती है, कभी आदित्य की, कभी रत्न प्रभा की और कभी किसी और की। मैं रानी आदित्य हूं, मैं वो स्त्री हूं जिसे काल ने हराया पर चेतना ने जिया। मैं अब शापित नहीं, मैं अब विरासत हूं।